जय हिंद। वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम पेपर जेई का जो 2018 में हुआ, 2018 के पेपर 1 का हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में हम देखेंगे भी पेपर का डिफिकल्टी कैसा था, कितने सवाल आसान थे, कौन से टफ थे, आपसे क्या होना चाहिए था, क्या फंसने वाला सवाल था, क्या आपको स्किप करना चाहिए, मतलब क्या अप्रोच रहनी चाहिए पेपर के ड्यूरेशन में, वो सब उनकी हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पेपर का पैटर्न क्या था, किस तरह का था आपके पास में। अगर आप देखें दोनों पेपर्स की अगर आप बात करें तो आपके पास में दोनों पेपर्स में 18 प्रॉब्लम थे। तो आपके पास टोटल 18 क्वेश्चन थे हर एक पेपर के अंदर। तभी हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 1 में आपके पास में 18 क्वेश्चन थे बच्चों। अब अगर आप बात करें भाई साहब इसमें से 11th में किससे कितने आए और 12th में से कितने, तो अब की बात जो होता था उसका जस्ट उल्टा हो गया। मोस्टली ये था 60-40 रहा करता था कि 40% आपके पास में 11th का, 60% 12th का। पर इस वाले पेपर में क्या हुआ आपके पास में कि जो 13 प्रॉब्लम थे आपके पास में, 13 प्रॉब्लम वो तो आगे भाई साहब 11th से, और अगर आप बात करें 5 प्रॉब्लम की तो वो आगे आपके पास में 12th से। ऐसा सैन्य रहेगा आपके पास कि 11th क्लास के सिलेबस से 13 प्रॉब्लम थे, 12th क्लास के सिलेबस से आपके पास 5 प्रॉब्लम से। और होता मोस्टली केसेस में इसका उल्टा होता है, पर इस वाले पेपर में ऐसा हुआ कि जस्ट कहानी बदल गई थी आपके पास में। अच्छा, फिर अगर आप देखें कि अगर आप डिफिकल्टी लेवल की बात करें, भी पेपर कैसा था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, इजी था, तो जो इसको कैटेगराइज किया गया एक्सपर्ट्स ने वो इसको मीडियम कैटेगरी में दिया। आपकी पेपर बस मीडियम, टफ नहीं था आपके पास में, हलवा भी नहीं था। तो ये आपके इसमें इजी और मीडियम के बीच में था, जहां टच कर रहा था ये मीडियम को, तो आप इस पेपर को मीडियम बोल सकते हैं। और इस वाले पेपर में अगर आप तीनों सब्जेक्ट को कंपेयर करें तो फिजिक्स वाज इजीएस्ट, मतलब केमिस्ट्री इसमें टफ आया था आपके पास, फिजिक्स इजी माना गया था इस वाले पेपर के अंदर। अगर आप देखिए इसके अंदर की पेपर्स में कितने सवाल आसान थे, कितने सवाल टफ थे, तो ऑन एन एवरेज आपके पास में 6 क्वेश्चंस जो थे आपके पास में वो इजी थे, 6 से 7 क्वेश्चंस आपके पास में मॉडरेट लेवल के थे, और डिफिकल्ट की अगर आप बात करें तो 5 सवाल के आसपास आपके पास में डिफिकल्ट थे। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप ये वाले सवाल भी कर लें तब भी बात बन जाती है। अगर आप सिर्फ इजी उठा लें, मॉडरेट में 2-3 सवाल कर लें तो आपका सेक्शन इजीली है। हमें इसमें नहीं फंसना है। आपको ऐसा नहीं, मैं डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ स्टक हो गया, उसी साल लगे हुए हैं, तो वो दिक्कत वाली बात है। आपको हमेशा, आप कोई पेपर देखेंगे उसमें आपको आसान सवाल जरूर मिलेंगे आपको। तो इस बारे में देखिए आपके पास में कि 30% ईजी है आपके पास में, 30% ईजी है। 18 सवाल थे आपके से 1/3 आपके पास में, तो 33% तो इजी है, और 33%, 35% में सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप इजी वाला करें तभी बात बन जाती है। इजी था, मॉडरेट में 2-3 सवाल उठा लेते तो आपकी बात इजीली बन सकती थी। क्लियर? अच्छा, आगे फिर अपने बात करें कि अगर आप मार्क्स वाइज देखें भी कितने कितने मार्क्स का आपके पास में इजी टफ था आपके पास में, तो अप्रोक्सीमेट 22 मार्क्स का आपके पास में इजी हो गया, और इतना ही आपके पास में मीडियम का था, और आपके पास में 15-16 नंबर का आपके पास में डिफिकल्ट का कंटेंट था। अगर हम बच्चों ये देखें कि भाई किस चैप्टर से कितना कितना आया, तो अगर आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले पार्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या क्या आ गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया आपके पास में, कैपेसिटर आ गया, ईएमआई आ गया, और आपके पास में करंट आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, एसी आ गया, पूरे पार्ट की जो हम ये मतलब आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरू करके एसी तक की पूरी अगर आप बात करें, उससे जो सवाल है आपके पास में, तो आपके पास में अप्रोक्स जो इसका जो वेटेज था आपके पास में वो अप्रोक्स 4 प्रॉब्लम्स के आसपास इसमें रहे थे। मैं दोनों पेपर्स का एवरेज मिला के बताऊं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपके पास में 4 सवाल थे आपके पास में। अगर आप बात करें हीट एंड थर्मो वाले पार्ट की, हीट एंड थर्मो की, तो उसके आपके पास में 2 सवाल थे। अगर आप बात करें मैकेनिक्स वाले पार्ट की, तो मैकेनिक्स वाले पार्ट की आपके पास में 7 से 8 सवाल थे आपके पास में मैकेनिक्स वाले पार्ट के। तो मैकेनिक्स भरा पड़ा था आपके पास। फिर अगर आप बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स के आपके पास में 3 सवाल थे। ऑप्टिक्स की अगर आप बात करें, मतलब दोनों पेपर में मिला के 3 थे, तो आप मान लीजिए 1 से 2 के बीच में। और अगर आप ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स के आपके पास में 1 सवाल के आसपास था। एसएचएम वेव की बात करें तो ऐसे ही आपको 1 से 2 सवाल एसएचएम वेव के थे। मैथमेटिकल टूल का एक सवाल था आपके पास में। कुल मिला के मुद्दा यह था कि 11th वाला पार्ट इसमें भर के आया था। जो भी बच्चा आपके पास में 11 ढंग से करके गया था, उस सवाल को मतलब उस बच्चे को इस पेपर में दिक्कत आने वाली नहीं थी। बच्चों, अभी हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस है आपके पास में। तो आपके पास में 6 सवाल जो थे, 6 क्वेश्चंस आपके पास में, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट थे। और इसकी जो मार्किंग स्कीम थी वो पार्शियल थी आपके पास में मार्किंग स्कीम। अगर आप मैंने पूरा सही कर दिया तो +4, और अगर आपने कोई पार्ट किया है तो वो आपके पास में
+1 के हिसाब से एडिंग होती थी। अगर आपने जैसे 3 ABC आंसर थे, आपने एक सही कर दिया तो +1, 2 सही कर दिए तो +2 हो जाएगा आपके पास में, इस तरीके से था। अच्छा, फिर अगर आप बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग -2 थी, तो ये खतरनाक थी नेगेटिव मार्किंग। मान लीजिए आपको वही ऑप्शन टिक करना है जो आपको कंफर्म, आपको लग रहा है उसमें दिक्कत है, तो आपको वो टिक नहीं करना है। और जैसे मान लीजिए आपके पास में A, B और C सही था और आपने सिर्फ A, B को सही किया था, आपको +2 मिल जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? और अगर आपने A, B और D कर दिया तो फिर भाई साहब पूरा गलत हो गया, -2 मिल जाएगा आपको। तो आपके पास में 6 सवाल जो थे वो आपके पास मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट के थे। फिर उसके बाद में अगर आप देखें 8 सवाल आपके पास में, 8 क्वेश्चंस जो थे, 8 प्रॉब्लम्स, वो आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप था। अब ये हमेशा चैलेंजिंग रहा है, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू अभी शुरू हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। न्यूमेरिकल वैल्यू चैलेंजिंग रहता है बिकॉज उसमें क्या है आपके पास में कि सेकंड डेसिमल तक लिखना है आपको आंसर x.yz तक लिखना है। जब आपको x.yz तक लिखना हो तो आपको सोल्व करना चाहिए यहाँ तक। जैसे मान लीजिए आपके आंसर है 0.01, अब ये सही नहीं है, मान लीजिए आपने इतने क्या पता इसका 9 होता तो इसका आंसर क्या मार्क होगा, 1.02 मार्क होगा। जब भी आपको डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक बोला जाएगा वैसा आंसर लिखना, तो आपको सोल्व करना चाहिए डेसिमल के 3 पॉइंट तक, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहिए। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 8 सवाल आपके पास में इसमें थे और आपके पास में इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और 0 मार्क्स था अगर आप कुछ नहीं करेंगे, फुल मार्क्स 3 था अगर आप बिल्कुल सही आंसर देंगे तो +3 और 0 था आपके पास में यहाँ पे मार्किंग स्कीम। फिर अगर आप लास्ट सेगमेंट की बात करें, दैट इज 4 प्रॉब्लम्स थे उसके अंदर आपके पास, तो वो जो प्रॉब्लम्स आपके पास है वो पैराग्राफ की थी, ये पैराग्राफ वाली प्रॉब्लम थी आपके पास में। और इसकी जो मार्किंग स्कीम थी आपके पास, दैट इज +3 और -1 आपके पास। अब ये जैसे इस वाले में आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सवाल आसान लग रहा है, तो आपको ये प्रोसीड करने चाहिए थे न्यूमेरिकल वैल्यू वाले। लोगों को आजकल न्यूमेरिकल से डर लगने लग गया भाई साहब कि डेसिमल के 2 पॉइंट देते, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी अप्रोच से रखिए, अपना विश्वास रखिए और आप फोकस रखिए, मतलब पूरा फुल फोकस साथ करिए। ऐसा नहीं है भाई आपको हम करते तो डर लग रहा है आंसर नहीं आएगा या फिर गलत आ जाएगा तो आप मार खा जाएंगे। अगर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बहुत ही फोकस्ड होकर अगर आप सवाल को सोल्व करेंगे तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। बस फर्क इतना ही, पहले जब इंटीजर टाइप आया करता था तो आंसर पता लग जाता, अच्छा हाँ इंटीजर में आ रहा है मतलब सही है, नहीं आ रहा मतलब दिक्कत होती थी। अब की बार क्या भाई सब कुछ भी आंसर आ रहा है वो सबके सब वैलिड है, तो वो थोड़ा देख पाना कि अपने आप पे कि यार ये चीज सही किया है कि नहीं किया, वो थोड़ा सा चैलेंज है। पर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और ये टाइम के साथ में ये चीज आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अभी बच्चों अपने 1 बाय 1 सभी सवालों को देखेंगे, आइए अपने इसको शुरू करते हैं। बच्चों अभी हम 1 बाय 1 सभी सवालों को देखेंगे और उसमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज हुए थे उसकी चर्चा करेंगे और देखेंगे उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था, वो आपको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, फर्स्ट राउंड में लेना था कि नहीं लेना था, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पेपर आप कहीं से भी उठा सकते हैं, जेई की वेबसाइट से उठा सकते हैं, जेई की वेबसाइट पे 2018 का पेपर मिल जाएगा, हम सेम सीक्वेंस रख रहे हैं। कोई इंस्टीट्यूट आप रेजो वाली वेबसाइट से उठा सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा, उससे भी आप देखेंगे तो सेम सीक्वेंस है। तो आइए अपने 1 बाय 1 सभी सवालों को देखते हैं। बच्चों जो पहला सवाल था आपके पास में, फर्स्ट सवाल जो पूछा गया उसमें क्या आपको एक पोटेंशियल का फंक्शन लिख दिया, उससे पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लिख दिया आपको, यू आर गिवन है आपको kr²/2। अब आप पोटेंशियल से फोर्स निकालना चाहिए, आना चाहिए, F होता है -du/dr, आप करेंगे फोर्स मिल जाएगा। फिर आपको बोला कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो आपको पता होना चाहिए F किसके बराबर आएगा, mv²/r। इस हिसाब से आप इसको प्रोसीड कर सकते थे। तो ये वाला सवाल की अगर आप देखेंगे सवाल आसान था, मतलब इसमें कुछ ऐसा हवाई कुछ नहीं था, मतलब बेसिक चीज़ थी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी गिवन होती है तो हम उससे फोर्स कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। फिर आप प्रोसीड करके आप mv²/r करके आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए। तो सवाल ईजी था, मतलब अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तब भी आप इसको कर सकते थे और फर्स्ट राउंड में आप इसको तोड़ सकते थे। फिर बच्चों अगर हम देखें सेकेंड प्रॉब्लम की बात करें तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या आपको फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन था कि फोर्स कुछ ऐसा है, F = α/T i β g, ऐसा फोर्स गिवन है और अल्फा और बीटा की वैल्यू भी आपको सवाल में गिवन थी। टॉर्क पूछ लिया आपसे और कुछ बात कर ली वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो सिंपल काइनेमेटिक्स का बेसिक सवाल था। आपको फोर्स दिख रहा है दोनों डायरेक्शन में है, आई कैप में भी है, जे में भी है, आई में थोड़ा वेरिएबल है और जे में वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो आप इजीली इसी काइनेमेटिक्स लगा के भाई साहब इस टाइम पे ये वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, वैसे उस तरीके से प्रोसीड करके आप इजीली इसका सही आंसर निकाल सकते थे। तो ये वाला सवाल भी आपके पास में ईजी था, मतलब भिड़ते दोनों सवाल ईजी मिल जाना अच्छी बात है, ये एक अच्छा साइन है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो इजीली आगे प्रोसीड कर पाएगा। फिर बच्चों अगर अपने बात करें थर्ड प्रॉब्लम की, तो थर्ड प्रॉब्लम आपके पास में सरफेस टेंशन से रिलेटेड था, कैपिलरी का सवाल था।
अब सरफेस टेंशन अगर आप पढ़ के गए होंगे तो सवाल आपसे इजीली हो जाता। सवाल में बेसिक चीज यूज से पूछी थी कि भाई एच का फॉर्मूला क्या होता है। एच का फॉर्मूला आपको पता है 2t डिवाइड बाय r रो जी, ऐसा हम यूज करते हैं 2t डिवाइड बाय r रो जी। अब ये इसको रेडियस की टर्म में लिखना था, मेनिस्कस की रेडियस होती है कैपिटल R बाय कोस थीटा, उस हिसाब से आप प्रोसीड करते तो मैंने 2t कोस थीटा डिवाइड बाय कैपिटल R रो जी, ये हो गया आपके पास में रेडियस ऑफ ट्यूब। अब इसी का बस ये एक्सप्रेशन अगर आपको याद होता और ये पता होता भाई साहब अगर वो चीज एक्सीलेट कर रही है तो यहाँ पे जी इफेक्टिव यूज करना है, इतनी सी बात अगर आप जानते तो बच्चों इस सवाल को आप इजीली कर सकते थे। अगर आपने सरफेस आप पढ़ के गए थे, बेसिक सरफेस आपका पढ़ा हुआ है और ये सबसे बेसिक चीज है, मतलब स्टार्टिंग में बताई जाती है, तो आप इजीली सवाल को कर सकते थे। तो बच्चों तीनों ही स्टार्टिंग के जो सवाल थे वो इजी की कैटेगरी में थे। अगर आप चैप्टर पढ़ा नहीं है तो देखो बात अलग है, वैसे ये तीनों के तीनों सवाल आपके पास आसान थे। बच्चों अभी हम एक फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं और फोर्थ प्रॉब्लम में आपको क्या बोला गया, एक एलआर सर्किट दिखाया है आपको ना, एलआर सर्किट दिखा दिया। अब इसमें आपसे बोला गया कि ये जो बीच वाली वायर है इससे करंट कब मैक्सिमम होगा। अब ये सवाल भाई साहब डिफिकल्ट ही कैटेगरी में आता है, मतलब मीडियम से डिफिकल्ट, डिफिकल्ट बोल सकते हैं इसको। डिफिकल्ट इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज आपको दोनों ब्रांचेस के अंदर आई की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। जैसे एस सर्किट बना होगा ना आपके पास में, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इंडक्टर है, ऐसे करके सर्किट, यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये। अब ये वाला सवाल आपको खुद से ऐसा नहीं है, ऐसा सवाल आपको देखा हुआ है, सवाल देखा हुआ नहीं है, पर इसमें ये पता है अगर आपको अप्रोच क्लियर होगी तो बात समझ आपको समझ में आएगा इसमें करंट कुछ I1 जा रहा है ऐसे, इसमें ऐसे कुछ यहाँ से I2 जा रहा है। अब ये दोनों को अपोज करेगा तो I नेट जो मिडल में दिखाई देगा इट इज I1 माइनस I2। आप क्या करिए, I1 के लिए इक्वेशन निकालिए, I2 के लिए इक्वेशन निकालिए, आप उसको सोल्व करके फिर आप यहाँ से ये वाली चीज निकालिए, फिर इसको मैक्सिमाइज करना है, फिर डिफरेंशिएट करिए, फिर प्रोसीड करिए। तो सवाल थोड़ा अच्छा था, मतलब अच्छा सवाल था, टाइम टेकिंग था, कंसेप्ट आपको चमके ना चमके, इस वजह से ये सवाल बच्चों आपके पास में डिफिकल्टी कैटेगरी में था। फर्स्ट राउंड में तो सवाल अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, बाद में टाइम होता था आप इस सवाल को देख सकते थे। फिफ्थ प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो ये विजुअलाइजेशन का सवाल था, इसमें विजुअलाइज कर दी सिचुएशन। इसमें ऐसा नहीं था कुछ ऐसा महाभारत कंसेप्ट पूछा नहीं, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल था, दो वायर सी वायर के सेमीफाई लिखना आना चाहिए, सर्कुलर लूप था उसके सेमीफाई लिखना आना चाहिए, पर उसकी पोजीशनिंग देखना किस तरफ है, डायरेक्शन क्या, वो सब देखने की वजह से इसको मीडियम कैटेगरी में डाल सकते थे। पर ये सवाल के जो चीजें यूज हुई, जो फॉर्मूला, जो एक्सप्रेशन यूज हुए, उन सब एक्सप्रेशन पे आपकी बहुत बढ़िया कमांड रहती थी, तो आप बहुत इजिली आप इसको कर सकते थे अगर आप चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं। आपने देखते आ रहे हैं जेईई हमेशा विजुअलाइजेशन सवाल देता है, मतलब सवाल इजी रखा पर उसमें विजुअलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ दिया। अब बच्चे को विजुअलाइज करना या फिर वो उसको कॉपी पे इस तरीके से बनाए ताकि वो आसान दिखना शुरू हो जाए। तो ये सवाल अच्छा था आपके पास में, पर अगर आप विजुअलाइज ढंग से करते तो आप इस सवाल को इजीली कर सकते थे। बच्चों अगर हम बात करें सिक्स्थ प्रॉब्लम की आपके पास में, तो सिक्स्थ प्रॉब्लम आपके पास में थर्मोडायनेमिक्स का सवाल था, थर्मो का सवाल था, और सवाल बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी, मतलब हलवे से हलवा, मतलब वेरी इजी की कैटेगरी में आप इसको बोल सकते हैं। तो इस सवाल में कुछ नहीं था, ग्राफ देखना था, ग्राफ देख के अपना था, कोई भी बच्चा कर देता, मतलब ये तो जेईई मेन से भी कम लेवल का सवाल था, बहुत इजीली आप इसको प्रोसीड कर सकते। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कई बार बीच में टफ आ गया, पर ऐसा नहीं है टफ है, टफ है, बीच में इजी भी है आपके पास में, फिर मीडियम भी, तो मिक्सचर है। आपको आसान सवाल ढूंढने हैं, अगर आप आसान सवाल ढूंढ के आगे बढ़ जाते तो भाई साहब आप नहीं फंसते, आप इजिली आंसर निकाल पाते। बच्चों अभी जो अपने सवाल देखेंगे ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप वाले सवाल थे आपके पास में। तो अगर आप सबसे पहले सेवंथ प्रॉब्लम की बात करेंगे, सेवंथ प्रॉब्लम आपके पास में वेक्टर का सवाल था, तो मतलब ये सवाल फिजिक्स से कम रिलेटेड होकर गणित से ज्यादा रिलेटेड था, क्योंकि इसमें आपको टेन थीटा का एक्सप्रेशन बनता, फिर पता नहीं टेन थीटा की वैल्यू किस किस वैल्यूज पे आती है। तो वेक्टर का सिंपल सवाल था, और अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है या फिर फिजिक्स में आपने वेक्टर से ढंग से पढ़ा है तो आप इसको प्रोसीड कर सकते थे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होती। तो इजी की कैटेगरी में था ये सवाल, या फिर आप बोल सकते जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, वेक्टर वेक्टर में दिक्कत है, तो मीडियम की कैटेगरी में आप बोल सकते हैं। पर जिनको बेसिक चीजें पता थी वेक्टर की तो वो सवाल को इजीली तोड़ सकते थे। आंसर भी सिंपल आया था 2.00, तो वो सही था वो चीज। फिर बच्चों अगर आप नेक्स्ट सवाल देखें प्रॉब्लम नंबर 8, ये आपके पास में साउंड वेव का सवाल था, और साउंड वेव में मोस्टली टाइम आपके पास में या तो रेजोनेंस ट्यूब का सवाल देखने को मिलता है, या फिर ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप का मिलता है, या फिर आपके पास में बीट फ्रीक्वेंसी हो गया, या फिर डॉपलर इफेक्ट हो गया। तो ये आपके डॉपलर इफेक्ट का सवाल था, और डॉपलर इफेक्ट का सिंपल सवाल था। ये सब चीजें क्लास में कराई जाती है कि मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे सोर्स है, वो ऐसे मूव कर रहा है V0 से, यहाँ पे ये वाला एंगल ऐसे थीटा है आपके पास में,
समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से आप इसको प्रोसीड कर लेते हैं। अच्छा, अलोंग द लाइन क्या वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर लाइन क्या वेलोसिटी है, हम ये करते हैं इसमें जो वेलोसिटी देते हैं वो अलोंग द लाइन दे देते हैं आपके पास में। तो यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट कोस थीटा के हिसाब से ट्रीट करके आप डॉपलर इफेक्ट का एक्सप्रेशन लगाते तो आपको जवाब मिल जाता। फिर बच्चों प्रॉब्लम नंबर 9 की आप बात करें, अगेन ये आपके पास में इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, मतलब ऐसे सवाल पुराने से पहले भी जेई में पूछ चुका है, जेई पूछ चुका है बहुत सारे पेपर्स में कि जब इंक्लाइंड प्लेन पे आप किसी भी चीज को रोल करवाते हैं तो एक्सीलरेशन क्या आता है, फ्रिक्शन क्या आता है। दोनों एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए। एक्सीलरेशन आएगा जी आई साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर, और फ्रिक्शन आता है एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय आई। अगर ये दो एक्सप्रेशंस आपको याद होंगे तो जो इंक्लाइंड प्लेन वाले सवाल है वो नहीं फंसेंगे। बच्चों अभी हम 10th प्रॉब्लम को देखते हैं। 10th प्रॉब्लम आपके पास में कोलिजन और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम था। आपको बोला गया कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ में ऐसे एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है, वो किसी वेलोसिटी से इसके पास में आता है, इससे स्ट्राइक होता है इलास्टिकली, और इसकी वजह से इसको कुछ वेलोसिटी मिलेगी, टकराने के बाद इसको कुछ वेलोसिटी मिलेगी, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, वापस खुलेगा। तो फिर ये पूछा गया जब ये वापस नेचुरल एज पे आएगा तो इस वाले ब्लॉक और इसके बीच में कितना सेपरेशन होगा। तो अगर आप सवाल की डिफिकल्टी लेवल की बात करें, सवाल आसान था। इलास्टिक कोलिजन आना पता होना चाहिए, अच्छा ये कितने टाइम में वापस आए ये पता होना चाहिए, इतने टाइम वो कितना जाएगा ये पता होना चाहिए, इजीली हो जाता सवाल। तो सवाल आपके पास में इजी था और कैलकुलेटिव भी नहीं था सवाल, ऐसा नहीं है वैसे मैकेनिकल सवाल था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी। सवाल आसान इजी था, आप कर सकते इसको आसानी से। 11th प्रॉब्लम की अगर आप बात करें, 11th प्रॉब्लम में आपके पास में कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक का सवाल है। कैपेसिटर प्लस डाइलेक्ट्रिक भी इसमें इंक्लूड कर दिया और सर्किट भी इसमें इंक्लूड कर दिया, तीन चीजें इसमें मिक्स करके ये सवाल इससे पूछा। सवाल बढ़िया भी था, मतलब सवाल में सोचने वाली चीज थी। अच्छा, पहले एक स्विच को बंद किया तो एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, फिर दूसरे को बंद किया तो वो डिस्चार्ज होगा, दूसरों पे चार्ज देगा। तो इसमें चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग दोनों के केसेस इसने एक साथ पूछ लिए। तो ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी आपके पास में है, बिकॉज आपको फिर फाइनल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, आपको वहाँ प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ये सवाल आपसे मीडियम से डिफिकल्टी कैटेगरी में है। जिन बच्चों का इस चीज़ पे अच्छा कमांड है उनके लिए मीडियम आ जाएगा ये सवाल, और जिनको कैपेसिटर हल्का हल्का पड़ा हुआ उनके लिए डिफिकल्ट स्टैंडर्ड रहेगा। पर ये सवाल मतलब अच्छा था, मतलब आपको फर्स्ट राउंड में मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था, आपको इसको स्किप कर देना चाहिए था। फिर बच्चों अगर अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 12, ये आपके पास में एक जो चार्ज है वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके ऊपर सवाल है। दैट इज फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इससे रिलेटेड सवाल था आपके पास में। ठीक है, अब इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। आपको सवाल में गिवन है कि ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड B1 है, नीचे की तरफ B2 है, पार्टिकल चला पैसे ऐसे घूमेगा, फिर इसकी वजह से घूमेगा, इस तरीके से वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा था सवाल के अंदर। तो सवाल मतलब सिंपल था, सवाल मतलब सिंपल था, पर ठीक है थोड़ी सी कई सारी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी थी, बहुत सी चीज विजुलाइज करनी थी, इसमें कैसा पाथ आएगा, फिर पाथ कैसे बदलेगा, फिर वापस कैसे घूमेगा। तो उस विजुलाइजेशन की वजह से आप इस सवाल को मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हैं। पर इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं था जो आप नहीं जानते थे। एक बेसिक चीज आपको पता है कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। उसका आगे आगे यूज करके उसने सवाल में थोड़ा सा वेरी करके पूछ लिया था। ठीक है, बच्चों अभी हम 13th प्रॉब्लम देख रहे हैं। 13th प्रॉब्लम में आपको बोला गया कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऐसी कोई बीम आ रही है आपके पास। जब बीम आएगी तो वो क्या होगी, आपके पास से फोकस हो जाएगी, और उसी रिलेटेड सवाल पूछ लिया भाई साहब कि यहाँ पे कुछ इमेज कहाँ पे बन रही होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना था, इजीली आप ज्योमेट्री की हेल्प से आप ये रेडियस निकाल सकते हैं, कितनी रेडियस में आपके पास में जा रहा है। तो आपको ये वाला एरिया पता था, यहाँ पे ज्योमेट्री लगाती है वाला एंगल थीटा है, ये वाला थीटा है, तो इसका एरिया पता है, तो आपको इस इमेज का एरिया मिल जाएगा जो यहाँ पे इमेज बन रही थी। तो ये सवाल आपके पास में इजी था, मतलब अगर आपको बेसिक पता है कि भाई साहब कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से इमेज को फोकस करता है तो वो सबको पता है, 10th क्लास में बता दिया जाता है। तो अगर आप सवाल में घबराते थे, आपको देख के हवा ही नहीं लगी भाई क्या पूछ रहा, तब बात अलग है, नहीं तो सवाल आसान था, आप इजीली कर सकते थे। सिमिलरली बच्चों जो 14th प्रॉब्लम था आपके पास है वो कंडक्शन का सवाल था, और कंडक्शन में सबसे बेसिक चीज जो पूछता है कि भाई साहब 2 बार रोड लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, एक ऐसे यहाँ पे लगा दी, तो आपसे पूछ लिया बताओ ये जंक्शन पॉइंट है क्या टेम्परेचर था, इसका टेम्परेचर आपसे पूछ लिया। तो आसान है ये करना, आप इसकी थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, इसकी थर्मल रेजिस्टेंस निकालिए, थर्मल करंट निकाल लीजिए, टेम्परेचर ड्रॉप कितना आएगा I मल्टीप्लाई थर्मल रेजिस्टेंस, तो उससे आपको इस पॉइंट का टेम्परेचर मिल जाता। तो ये वाला सवाल बहुत ही इजी था, ये आपसे होना चाहिए था। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई हमेशा इजी सवाल रहते हैं आपके पास में, अगर आप इजी सवाल को पिक कर लेंगे तो आपको जोर बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत आसानी से आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। बच्चों अगर आप 15-16 प्रॉब्लम की बात करेंगे, 15 to 16 ये आपके पास है पैराग्राफ था,
और पैराग्राफ भी यूनिट एंड डायमेंशन से लिंक कर दिया। तो यूनिट एंड डायमेंशन तो वैसे ही हलवा चीज रहती है, पर यूनिट डायमेंशन में अच्छी चीजों की यूनिट्स पूछी इसने। एक आपके पास में एप्सिलॉन नोट को लेके घूमता रहा, और एक आपके पास में म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की चर्चा की है इसके अंदर, इनवर्ट टर्म्स की यूनिट्स की बात की, फिर उसने ई और बी की मैग्नेटिक फील्ड की बात की। जो पैराग्राफ था आपके पास में वो बेसिक था, आप इजीली उसको समझ सकते थे। समझ के ये जो मतलब पैराग्राफ नहीं भी होता तब भी आप सवाल करें तब भी बात बन जाती है, ऐसा नहीं था उसमें कोई बहुत बड़ी बात उसने पूछ रही थी। जो पहले जानते वही उसने बताया था। अब आपसे ये पहले सबसे पहले पूछा गया कि रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, तो आपको वो डायमेंशन से एनालिसिस करके आपको उसको करना था 15th प्रॉब्लम के अंदर, और आप वो आप इजीली कर सकते थे। ऐसा नहीं था भाई साहब कोई महाभारत वाली बात थी, आसानी से आप उसको प्रोसीड कर सकते थे। 16th प्रॉब्लम में आपके पास अगेन इसकी डायमेंशन थोड़ी लोगों को दिक्कत रहती है, तो अगर आपको ये थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, दैट इज सी आता है ये वाला एक्सप्रेशन स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको हेल्प कर देता है इन सब चीजों के अंदर। तो ये एक्सप्रेशन अगर आपको पता था तो ये दोनों सवाल आपके पास में इजी थे, डिफिकल्टी कैटेगरी में नहीं थे, बहुत आसानी से आप इसको प्रोसीड कर सकते थे। फिर बच्चों अगर अपने बात करें 17 और 18 की, ये भी पैराग्राफ था और ये एरर से रिलेटेड था आपके पास में। और एरर में जो बात इसने पैराग्राफ में बताई थी वो अपने क्लास में बताते हैं कि भाई हाँ अगर एरर किस तरीके से निकालते हैं, वो उसने आपको पूरा हेल्प कर दिया। नहीं पता तब भी आप पढ़ के उसे सीख सकते थे। फिर उसने कुछ एक्सप्रेशंस दिए थे, आपको उसके अंदर एरर बतानी थी। तो सवाल एप्लीकेशन था और इजीली मेरे हिसाब से आपसे हो जाना चाहिए था, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं थी। 17th प्रॉब्लम तो बिल्कुल इजी लगा मुझे। 18th हाँ हो सकता है आपके पास में मीडियम में कैटेगरी में हो, बिकॉज उसमें एक्टिविटी की बात करी, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड था, तो वो एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये बच्चों ओवरऑल एनालिसिस था पेपर का। पेपर की अगर आप बात करें तो अगेन मैं ही की बात बोलता हूँ, आसान सवाल अगर आप ढूंढते तो आप इजीली अपने काम जो भी आपको जरूरत थी वो आप फुलफिल कर सकते थे, अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते थे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।